हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आप आज आपकी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का जो मैंने टॉपिक कवर किया है, टॉपिक पिकअप किया है, वो आर्टिकल से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन पर आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी आर्टिकल पर। ध्यान रखिएगा। और क्लास में मैंने कुछ परिवर्तन किया है। परिवर्तन ये किया है कि क्लास के लास्ट में आपको भगवत गीता का एक छोटा सा डेली कोटेशन लेके मैं चलूँगा। ठीक है, आप यहाँ पर अर्जुन बन जाइए, मैं श्री कृष्ण बन जाता हूँ और अर्जुन को अपने उनके लक्ष्य तक पहुँचाने का हमारा कर्तव्य है। हम पूरे मार्गदर्शन या पूरे उत्साह के साथ आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। देखिए, ये किसी भी प्रकार का धार्मिक क्लास नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। ये मैंने भगवत गीता इसलिए लिया है, भगवत गीता के सारांश को मैंने या कोटेशन को इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं पढ़ता हूँ कभी कभी और मुझे समझ में भी आता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। ठीक है, ये किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक चीज़ें नहीं है, ध्यान रखिएगा। नहीं कुछ लोग सोचें कि ये धर्म को लेकर पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कोई बातें नहीं है। ये सभी के लिए, सभी धर्मों में सब कुछ समान है, बस बातें अलग अलग कही गई हैं। और बातें क्या, सब कुछ एक है, सब लोग जानते हो। पढ़े लिखे होकर भी अगर आप अनपढ़ वाली बात करते हैं तो फिर एक गलत तरीका है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कल है 1 जुलाई। तो साथियों, कल है 1 जुलाई, कल 1 जुलाई है। तो 1 जुलाई को मैं नए छात्रों यानी कि हम नए छात्र को बुला रहे हैं। पुराने छात्रों को अभी बोल रहे हैं यानी रोक रहे हैं कि वे अभी ना आए, 1 या 2 दिन तक वे ना आए। ठीक है, जब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही सरकार की तरफ से आज या कल में कोई गाइडलाइन आ जाती है, ठीक है, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि क्लास किस तरह से चलेंगी। ठीक है, किस तरह के आपको आना है, कितने समय आना है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम खुद ही चिंतित हैं, हम खुद ही परेशान हैं कि एक तरीके से इंस्टीट्यूट खुल जाए, क्योंकि आप काफ़ी दिन से घर में रहते रहते बहुत ही बोरियत फील करते होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अब क्लास शुरू करने से पहले जो छात्र जुड़ चुके हैं वे क्या कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, इतना ज़रूर आप काम कर लिया करें। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द एक नए सब्जेक्ट को भी मैं लेकर आने वाला हूँ 5 से MCQ के रूप में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। आप लोग अर्जुन हैं और अर्जुन को पहला मार्गदर्शन मिलता है ए। ठीक है, हाँ, एक बातें और कह देता हूँ कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है, एक रिक्वेस्ट ये है, निवेदन है कि आप लोग क्या करिए, जो नए छात्र हैं, पुराने छात्र हैं, सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या करिए, चैनल पर जाकर, होम पर पेज पर जाकर आप शशि GS एकेडमी की स्क्रीनशॉट लेकर अपने व्हाट्सएप पर लगा लीजिए। ठीक है, स्टेटस पर, व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस पर लगाकर उसमें लिख दीजिएगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ठीक है, इतना काम और कर लीजिएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज आपके पहले प्रश्न पर। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। और पहला ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर कि अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 3 में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 4 में चर्चा की गई है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, मात्र 5 सेकंड आपको दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा 5 सेकंड? क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है और सरल प्रश्न में मैं आपको समय नहीं दूंगा, और जो समय बचेगा उसको मैं कठिन प्रश्न में दे दूंगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, इसके आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत क्या है या राज्य क्या है, राज्य क्या है, राज्य क्या है या भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा या राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। अब दूसरा प्रश्न कहता है, स्क्रीन पर आपके सामने है, जल्दी से कमेंट भी करते चलिए, लाइक सब्सक्राइब सब करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
किस अनुच्छेद में नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर करिए साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से आंसर करिए और जल्दी से शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करते चलिए। आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे सॉल्व करते हैं, ठीक है, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तो मैं बहुत ही खुशी रहूँ, ठीक है। पिछले 2-3 दिनों से मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 में कहा गया है कि हमारे लिए अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है मेरे दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। अनुच्छेद 4 से लेकर 10 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 6 से लेकर 13 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। आप लोग अर्जुन हैं और अर्जुन का काम होता है कि जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है उस मार्गदर्शन पर वो क्या करें, अपना आगे काम बढ़ाते चलें, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, मात्र 3 सेकेंड आपके पास है समय, ठीक है। मैं आपका समय दे चुका हूँ, आपको समय दे चुका हूँ, देख रहा हूँ समय, ठीक है। आपका समय खत्म होता है मेरे प्रिय साथियों। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं या प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं या दिए गए हैं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न के। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही कठिन नहीं है, मतलब कि सरल प्रश्न है, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोग पहली बार कुछ लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है या अधिकार प्रदान करता है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए? आर्टिकल है अनुच्छेद 16 में, पहला ऑप्शन कहता है, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में। बताइए किसमें चर्चा की गई है, किसमें केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है? जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, आपके पास मात्र 15 सेकंड है। जल्दी से आंसर करिए और जो लोग जुड़ चुके हैं वे शेयर भी करते चलें। जो लोग जुड़ चुके हैं शेयर भी करते चलें। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं या धन्यवाद करता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 यह अधिकार देता है केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार क्या करे, केंद्र सरकार क्या करे जो एक तरीके से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे कि आपका SC और ST वर्ग के लोग हैं। वैसे तो अब आर्थिक इकोनॉमिकल उनको भी दे दिया गया है आरक्षण, लेकिन SC ST OBC को आरक्षण देने के बात कही गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 यह अधिकार देता है कि केंद्र सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वे भी मुख्य धारा में आकर जुड़ जाएं, ठीक है। आइए बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न के, और 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? राज्य में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 48 तक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 36 से लेकर 55 तक। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। और आर्टिकल यानी कि चौथा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। यू डोंट हैव टाइम, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, यानी कि यू हैव लैक ऑफ टाइम, आपके पास बिल्कुल समय की कमी है। आपको मिलता है मात्र 10 सेकेंड, जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। जो लोग नए जुड़ चुके हैं वे शेयर भी करते चलें और सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट जरूर करें, पार्टिसिपेट जरूर करिए, भागीदारी अपनी जरूर निभाइए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके कौन छात्र नया जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। और आपका भी नाम मैं लूँगा, जितने भी नए छात्र जुड़ रहे हैं वे यदि ईमेल आईडी से अपना यानी कि वे कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो उनका नेम जरूर लिया जाएगा, ठीक है।
चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। तो 36 से लेकर 51 तक इस बात की चर्चा की गई है कि राज्य के कुछ कर्तव्य हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। अगर आप कहेंगे तो आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल हैं सभी के एक एक करके मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित की गई है या वर्णित है। पहला ऑप्शन है या पहला विकल्प है अनुच्छेद 39 यानी 39, अनुच्छेद 40 यानी 40, अनुच्छेद 41 यानी 41, अनुच्छेद 42 यानी कि 42। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है या वर्णित है। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, आपके पास मात्र 10 सेकंड मिलता है, यानी कि आपके पास मात्र 10 सेकंड है। जल्दी से इसका आंसर करिए। जो लोग जुड़ चुके हैं वे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करते चलें मेरे साथियों। ठीक है, आप लोग इस समय अर्जुन के रूप में हैं और मैं भगवान नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आपका एक मेंटोर हूँ। ठीक है, कृष्ण के रूप में आपको एक तरीके से निर्देश दे रहा हूँ या आपका सपोर्ट कर रहा हूँ या आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, या आपका एक तरीके से सारथी बन के आपके लक्ष्य तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। क्या कहा गया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में राज्य को यह कर्तव्य दिया गया है, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करे, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी योजनाएं लाए अपने नागरिकों के लिए, यानी कि जो भारत देश के नागरिक हैं, जो भारत में रह रहे लोग हैं, उनके लिए राज्य का कर्तव्य। राज्य मतलब देश, देश मतलब भारत देश, भारत देश मतलब भारत सरकार। ठीक है, इनका कर्तव्य है कि ये क्या करें कि कल्याणकारी योजनाएं लाएं, जिससे क्या हो कि सभी लोगों, जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं वे भी मुख्य धारा में आकर जुड़ जाएं। यह आर्टिकल 39 यह अधिकार राज्य को देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। बात करें, ये रहा स्क्रीन पर आज का अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय पर, महामहिम राष्ट्रपति महोदय पर क्या चलाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। आर्टिकल 58 58, आर्टिकल 60 यानी 60, आर्टिकल 61 अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 61 यानी कि 61 और अनुच्छेद 70 यानी कि 70। जल्दी से इसका आंसर करिए कि किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है। ठीक है, इस बात को जल्दी से आप लोग बताइए, आंसर करिए फटाफट मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, आपका टाइम शुरू हो चुका है, मात्र आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61। तो आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो। ठीक है, अब इस बात की हमारे संविधान में नहीं चर्चा की गई है कि इस प्रकार के उल्लंघन की बात की गई है। ये सब एक अलग का चर्चा है और इसके वीडियो भी मैंने डाल दिया है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं या राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रोविज़न हैं, इसकी वीडियो मैंने डाल दिया है, प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि जो मंत्रिमंडल है या मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होती है, यानी कि प्रधानमंत्री वाली जो सरकार होती है, जो सरकार का मतलब जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होती है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 74 यानी 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 78। जल्दी से इसका आंसर करिए, मात्र आपको देता हूं मैं आपको 5 सेकंड दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से करिए मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, तो आपका समय खत्म होता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है कि देखिए जो प्रधानमंत्री वाली नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है उसका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 75 में इस बात की चर्चा की गई है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, जल्दी से आप लोग बताइए। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77, आर्टिकल 78, आर्टिकल 79। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। आपका समय शुरू हो चुका है। थोड़ी सी लंबी क्लास मैं सोच रहा हूँ कर देता हूँ। ठीक है, आपकी थोड़ी लंबी क्लास रहेगी। ठीक है, आज थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ, कल छोटी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए, आपका समय खत्म होता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 यह अधिकार देता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाए, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाए। ठीक है, और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। जल्दी से इसका आंसर करिए, कमेंट में आप डालिए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है और महान्यायवादी कौन होता है, ये भी आप हमें बताइए। ठीक, जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 81 यानी 81, अनुच्छेद 85 यानी 85, अनुच्छेद 86 यानी कि 86, अनुच्छेद 88 यानी कि अनुच्छेद 89 यानी कि 89। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में यह अधिकार दिया गया है या किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है या किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपका समय खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों आर्टिकल 85 यानी कि 85 में यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाली मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, या 5 साल होने के बाद, आप जानते हो जिस दिन से प्रथम बैठक होती है और 5 साल पूरा हो जाता है तो लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति भंग करेंगे तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 85 के तहत, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आज के अगले प्रश्न की बात करें तो किस अनुच्छेद में संसद को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया है या दिया गया है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन यानी बुलाने का बात कही गई है, तो किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, जल्दी से करिए, आप लोग भागिएगा मत, डरिएगा मत। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी वीडियो को देखिए। ठीक है, आप वीडियो को देखिए यानी कि क्लास को आप कंप्लीट करिए, आपको जानकारी तो मिल रही है, कम से कम आप ये सोचिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि नहीं आ रहा है लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल रही है और एक बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में याद होते जा रहा है। दोबारा इसी वीडियो को, इस क्लास को आप देख लेंगे तो आपको क्या होगा, पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। 9:30 बजे आप लोग जरूर मिला करिए और डेली मिलिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा मेरे प्रिय साथियों कि शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आर्टिकल 108 में यह कहा गया है, आर्टिकल 108 यह अधिकार देता है कि संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, यह आर्टिकल 108 या आर्टिकल 108 में यह प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संसद का संयुक्त यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही है कि संयुक्त अधिवेशन मतलब होता है बैठक, एक साथ बैठक बुलाने का जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 106 में दिया गया है, आर्टिकल 108 में दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है। मुझे लगता है सारे मेरे प्रिय साथी इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया है या धन विधेयक से संबंधित किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। मुझे लगता है सारे मेरे दोस्त इसका आंसर कर दिए होंगे, सारे मेरे प्रिय साथी इसका आंसर कर दिए होंगे, कर दिए होंगे, सभी को आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर है 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक संबंधित प्रोविजन दिया गया है या किया गया है।
ठीक है, धन विधेयक जो है लोकसभा में लाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है किस आर्टिकल के तहत। अगर आपको याद हो तो ठीक है, मैंने ऑफलाइन वालों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 123, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 124, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 125 और चौथा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 127। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए, मात्र आपके पास 10 सेकंड है मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से आंसर करिए मेरे दोस्त। ठीक है, जल्दी से आंसर करते चलिए और कोई भी छोड़कर जाएगा नहीं क्लास को। ठीक है, लास्ट तक आप बने रहिए, बहुत अच्छी चीज़ें जानकारी आपको मिल रही है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जाइएगा मत। ठीक है, आपसे मैं यही कहूँगा, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अगर आपको याद हो तो पहले आप जब नया फ़ोन आया था तो हम बैलेंस चेक करने के लिए क्या करते थे, 1 2 3 डायल करते थे। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जल्दी से इसका आंसर करिए। कहा किसके ऊपर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है आर्टिकल 123, पहला ही गलत कर दीजिए क्योंकि इसको तो मैंने अभी राष्ट्रपति के लिए बताया था। ठीक है, अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, चलाया जाता है। चलिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 123, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 124, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 125 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 126। जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं आ रहा है। अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, उन्हें हटाया जा सकता है उनके पद पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रीटी लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 253, आर्टिकल 254, आर्टिकल 255, आर्टिकल 251। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास मात्र 5 सेकंड है, बहुत कम समय दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी बोरियत फील कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग बोरियत नहीं, बिल्कुल खुशी पढ़िए और इन्जॉय के साथ पढ़िए ना। कौन सा आपको कुछ कह रहा, रात हो चुकी है, आराम से लेट कर पढ़िए, एंजॉय करते पढ़िए। ठीक है, कान में लगा कर पढ़िए जैसे आपको मन करता है। आर्टिकल 253, लेकिन हाँ आपको कमेंट करना रहता है तो कमेंट देख कर करिए ताकि आपको याद भी होते चले। ठीक है, आर्टिकल 253 यह अधिकार देता है। आर्टिकल 253 में यहाँ प्रोविज़न किया गया है, चर्चा की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू किया जा सकता है राज्यों में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है, किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति को वित्त आयोग, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन का गठन कर सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति ऐसा करता भी है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में यहाँ प्रावधान किया गया है, अब चर्चा की गई है। आर्टिकल 279, आर्टिकल 280, आर्टिकल 281 टू आर्टिकल 240, 284 टू 84। ठीक है, या 84। जल्दी से इसका आंसर करिए तो इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट करिए बिना ज़्यादा सोचे हुए। ठीक है, बस याद होना चाहिए, ये सब फैक्ट है, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। आर्टिकल 280 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन का गठन करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, उसे शिफ्ट कर दिया गया है, जैसे कि पहले आर्टिकल 31 में रखा गया था। ठीक है, और कमेंट करके बताइए किस संविधान संशोधन के तहत, कमेंट करके बताइए किस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर अगले आर्टिकल में रख दिया गया है, जो कि आपके सामने समक्ष उपस्थित है। पहला ऑप्शन है 299,
299A, 300, 300A में जल्दी से इसका आंसर करिए। दोनों चीज़ें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका भी आंसर करिए फटाफट, और जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसका भी आंसर करिए, जल्दी से करिए मेरे प्रिय साथियों। और जो लोग नए जुड़ चुके हैं वे शेयर भी करते चलें, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A को संपत्ति के अधिकार को कानूनी रूप से लागू कर दिया गया है। पहले यह हमारे लिए मूल अधिकार के रूप में हमें दिया गया था, या हमें दिया गया था, प्रदान किया गया था 31 आर्टिकल के तहत, ठीक है। 31 आर्टिकल में हमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात की गई है, ठीक है। संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 314। जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से करिए फटाफट। आई एम वेटिंग योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है कि लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग यानी राज्य क्या कर सकते हैं, लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से करिए। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 A, अनुच्छेद 343 B या 2, अनुच्छेद 344। जल्दी से इसका आंसर करिए। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, मुझे पता है कि कुछ लोग छोड़कर भी जाने वाले होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343A में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाता है आर्टिकल 343 यानी 343(1)A के तहत, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के मोटिवेशन की क्लास के रूप में देख लेते हैं आज मैंने क्या लिया है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। देखिए दरअसल क्या होता है, अर्जुन कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं तो क्या होता है? जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं तो वे मना कर देते हैं लड़ने से, ठीक है, कौरवों से लड़ने के लिए मना कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह सर्वश्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग देने वाला है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति करने वाला ही है, और ना ही कीर्ति करने वाला ही है। तो अर्जुन किस सोच में पड़े हुए? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त होने दो, उसमें तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उसी तरह आप लोग भी अपने आलस को हटाइए और खड़े हो जाइए, अपने आलस को हटाइए और लग जाइए जी जान से, मेहनत करना शुरू कर दिए। इतना मेहनत करिए कि एक बार आपको भी लगे, जिस दिन आपको सिलेक्शन हो उस दिन आपके आंखों से सिर्फ आंसू गिरने चाहिए कि वाकई में मैंने कितना मेहनत किया है, वाकई में कितना मैंने मेहनत किया है। सच में आपको इतना मेहनत करना चाहिए, जी जान लगा दीजिए, जी जान, ठीक है। जिस तरह से अर्जुन बार बार व्यथित हो रहे थे उस तरह से आप लोग जो बार बार व्यथित हो रहे हैं आप भी खड़े होइए और खड़े हो जाइए, दौड़ना प्रारंभ करिए, यानी कि पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ नहीं, जितना चीज़ें दी गई हैं, जितना पढ़ाया गया है, जितनी ऑडियोज वीडियो सब देख डालो। दूसरी चीज़ें, टॉपिक कंफर्म कर लो कि आज मुझे इतनी चीज़ें पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, याद करना है, कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ना ही है। एनी हाउ आप भी लग जाइए ज़बरदस्त जी जान से। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और सभी लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो नए छात्र जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूं शशि GS एकेडमी से जुड़ने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ें, आप शेयर लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। यदि आप अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली मैं भी अपने कर्तव्य का, यानी कि आपका एक मेंटोर होने के नाते, एक ब्रदर होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते, मैं सच्ची और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक आपके साथ लगा रहूँगा जब तक आपके लक्ष्य तक आपको पहुँचा नहीं देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए अलविदा, जय हिंद।